साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम, इस वर्ड से आप सब भली भांति परिचित होंगे क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर लोग या कहें कि मैक्सिमम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग करते हैं, नेटवर्किंग प्रणाली का प्रयोग करते हैं और निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, दोनों के कार्य जो है लगभग 90% काम कह लीजिए, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, उद्योग सेक्टर हो, XYZ छोटी सी भी अगर कोई उपक्रम है तो वो नेटवर्किंग प्रणाली पे डिपेंड हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है जब हम कंप्यूटर पे पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं, नेटवर्क पे निर्भर हो गए हैं, तो ये साइबर क्राइम जो है, साइबर अपराध हमारे लिए एक चुनौती बन गया है। और अगर यूँ कहें कि विश्व की सभी सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो ये गलत नहीं होगा। तो साइबर क्राइम से हम सब परिचित हैं और आए दिन कहीं ना कहीं से हम इसका सामना भी करते हैं। आज के क्लास में हम आपसे साइबर क्राइम के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अपराध क्या है? अपराध से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा, यानी पर्टिकुलर एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी विधि सम्मत यानी विधि द्वारा स्थापित कोई सरकार है, उसके बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया जाता है, उसके अगेंस्ट जाकर के कोई कायम किया जाता है, तो इसको हम ऑफेंस कहते हैं, यानी क्राइम कहते हैं या अपराध कहते हैं। अगर यही कार्य यानी यही गैर कानूनी कार्य जो बनाए गए नियमों के विरुद्ध है, अगर कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से किया जाए, नेटवर्क के माध्यम से किया जाए, तो फिर उसे साइबर क्राइम कहेंगे। तो आज के क्लास में हम साइबर क्राइम के बारे में ही बात करेंगे। आपको बताते चले कि जब 1860 में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ और दैट टाइम हमारी भारतीय दंड संहिता एस्टेब्लिश की गई, बनाई गई। 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू हुई। उसमें कंप्यूटर या साइबर से संबंधित किसी अपराध के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि दैट टाइम हम कंप्यूटर प्रणाली और इस सिस्टम से बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की, टेक्नोलॉजी आई और हम जब कंप्यूटर पे निर्भर होने लगे तो उसके पैरेलल जो है एक अराजक तत्व द्वारा इस अपराध को भी जन्म देना शुरू हो गया। तो उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने सन 2000 में एक अधिनियम पारित किया जिसको कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है और इसको अगर आप डिटेल में, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको IT एक्ट 2000 के बारे में नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो IT एक्ट 2000 में किया गया है। तो अगर आप IT एक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पीछे आप जाइए, प्लेलिस्ट में अधिनियम पड़ा हुआ है और बहुत बढ़िया सा है, उसको नोट कर लीजिए, पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी तो आपके हित में होगी। तो आज के क्लास में हम लोग केवल साइबर क्राइम के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा आपको अवधारणात्मक नोट कराएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे साइबर क्राइम किस किस तरह से होता है, खास करके आज के क्लास में साइबर क्राइम किस किस तरह से होता है। जैसे साइबर बुलिंग क्या है, वेब डिफेंसमेंट क्या है, डेटा डिडलिंग क्या है, की लागर्स क्या है, ईमेल बमबाजी क्या है, साइबर स्पूफिंग क्या है। तो इस तरह के पॉइंटों पे बात करूंगा क्योंकि एग्ज़ाम में यही पॉइंट आपके पूछे जाते हैं। तो ये क्लास हमारा यूपी पुलिस की परीक्षाओं के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। आप डिटेल में देखिएगा और अगर कहीं कोई आपको कमी लगती है तो मेल करके हमें बताइएगा। तो ये मैं नोट कर रहा हूँ, आप पहले इसको नोट कर लें क्योंकि नोट्स जितना अच्छा बना होगा पढ़ने में उतना अच्छा लगेगा। तो वर्बली ना बात करके आप सीधा नोट करिए साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम। आज हम सूचना एवं संचार क्रांति के दौर में रह रहे हैं। सूचना क्रांति के फलस्वरूप लोगों की कार्यशैली में बदलाव हुआ है। आज अधिकांश लोगों की निर्भरता कंप्यूटर पर बढ़ी है। सरकार के बहुतायत कार्य जैसे वित्त, बैंकिंग, परमाणु, स्पेस, विमानन, टेलीकॉम आदि हाईटेक कंप्यूटर या साइबर के साथ जुड़े हुए हैं।
इसके साथ ही सभी आर्थिक गतिविधियां, उद्योग, व्यापार आदि की निर्भरता नेटवर्किंग प्रणाली पर तेजी से बढ़ी है। जैसे जैसे कंप्यूटर नेटवर्क का विस्तार और उसका उपयोग बढ़ा है, वैसे ही इससे संबंधित अपराधों में वृद्धि हुई है। इन अपराधों को साइबर क्राइम की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़े अपराध एवं इससे संबंधित अन्य सभी गैर कानूनी कार्य साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया, एक आपका व्यू डेवलप हो गया कि आखिर साइबर क्राइम का मतलब क्या है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे और नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, नहीं तो लिखा सब कुछ किताबों में भी है और नेट पे बहुत मैटर दिया हुआ है। नोट्स बनाएंगे अपनी कॉपी पे तो निश्चित रूप से आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा और आप पेपर में कर पाएंगे। तो लिखते चलिए, लिखना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट आप नोट करिए उसी के आगे कि सामान्य रूप से कहा जाए, और इस चीज़ को स्पष्ट किया जा रहा है कि सामान्य रूप से कहा जाए तो किसी के कंप्यूटर से उसकी निजी जानकारी को निकाल लेना या चोरी कर लेना और उसका गलत इस्तेमाल करने को ही साइबर क्राइम कहा जाता है। यदि यही बड़ा रूप ले ले तो उसे साइबर आतंकवाद कहा जाता है। अगर यही काम किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाए तो इसको हम साइबर आतंकवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत निजी जानकारी को चुराने के अलावा भी दस्तावेज चोरी करना, डाटा चोरी कर लेना, अब ये चाहे निजी क्षेत्र से हो या गवर्नमेंट क्षेत्र से हो, पोर्नोग्राफी और ख़ास करके इसमें बाल अश्लीलता को प्रतिबंधित किया गया है। पोर्नोग्राफी, धोखाधड़ी या किसी के खिलाफ या किसी संगठन या धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना आदि अपराध भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। साइबर अपराध एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया है और इसलिए साइबर सुरक्षा आज विश्व की सभी सरकारों के लिए चुनौती का विषय बना हुआ है। यद्यपि कि भारत सरकार साइबर अपराधों को परिभाषित करने, इसका मतलब है साइबर अपराध किस श्रेणी के हैं और किस तरह से उनको हम समझेंगे। तो साइबर अपराधों को परिभाषित करने तथा इससे निपटने के लिए भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 लाया, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लाया। इसमें साइबर अपराधों को रोकने के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि भारत सरकार जो है साइबर क्राइम से निपटने के लिए और साइबर क्राइम को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए सन 2000 में एक कानून पास करती है जो कि 17 अक्टूबर 2000 से लागू हो जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और इस कानून के बारे में आपको बता दें कि इसमें जो अधिकतम सजा है वो आजीवन कारावास है और जो जुर्माने की बात की जाए तो वो 10 लाख रुपए है, यानी मैक्सिमम जुर्माना 10 लाख रुपए है और जो कारावास है वो आजीवन कारावास है। यहाँ पे जो विवेचक होगा यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा, आईओ जो होगा, वो निरीक्षक या उससे ऊपर का अधिकारी होगा, यानी सब इंस्पेक्टर आईटी एक्ट के तहत विवेचना नहीं कर सकता है, इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी होगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर आईटी कैंपस की तलाशी लेनी है तो राजपत्रित पुलिस अधिकारी होना चाहिए, यानी डिप्टी एसपी या उससे ऊपर का अधिकारी होना चाहिए। ये चीज़ मैं नोट कर देता हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और अगर वर्बली आप सुनेंगे तो शायद स्लिप हो जाए। तो आइए मैं अगली पॉइंट पे नोट कर देता हूं। ये आप साइबर जो एक्ट बना हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, साइबर कानून भी कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, नोट कर लीजिए। बाकी मैंने बताया कि अगर डिटेल में आप पूरा पढ़ना चाहो आईटी एक्ट तो प्लेलिस्ट जो यूट्यूब का है हमारे चैनल पे, उसमें आप जाएंगे तो अधिनियम करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये दूसरे तीसरे नंबर पे मिल जाएगा, उसको पढ़िएगा और इसके साथ उसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा लाभ होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत अधिकतम जो सज़ा है वो आजीवन कारावास है और अधिकतम जो जुर्माना है वो 10 लाख रुपए है। इस अधिनियम के तहत जांच या विवेचना जो है निरीक्षक या उससे ऊपर का पुलिस अधिकारी करेगा, यानी इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का अधिकारी करेगा। जबकि आईटी एक्ट के तहत जो आईटी कैंपस है, आईटी कैंपस से मतलब है जहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी का कोई काम हो रहा है, इसके अंतर्गत साइबर कैफ़े वगैरह भी आते हैं, जिसकी अगर तलाशी लेना है तो कम से कम राजपत्रित पुलिस अधिकारी होना चाहिए और पुलिस डिपार्टमेंट में सीओ से यानी पुलिस उपाधीक्षक से राजपत्रित पद शुरू होता है, तो पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर का पुलिस अधिकारी
अधिकारी आईटी कैंपस की तलाशी ले सकता है। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये तो हमने आपको बैकग्राउंड इसका बता दिया, बेस बता दिया, ताकि साइबर क्राइम के बारे में एक व्यू क्लियर हो जाए। जो मेन पॉइंट है वो साइबर अपराध के प्रकार हैं कि किस किस तरह के साइबर अपराध होते हैं। तो यहाँ पे इन्हें छोटे छोटे पॉइंट में इनकी डेफिनेशन दे देंगे आपको। और जब भी ये पूछा जाता है कि डेटा डिडलिंग क्या है, तो डेटा डिडलिंग क्या है, फिर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आपको मालूम है और इतनी बात से आपको मालूम हो जाएगा कि डेटा डिडलिंग क्या है। देखिए, साइबर अपराध के प्रकार। डेटा डिडलिंग का मतलब क्या होता है? डेटा डिडलिंग के माध्यम से हैकर्स किसी भी व्यक्ति या कंपनी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उसके डेटा में आंशिक रूप से या पूरी तरह से बदलाव कर देता है, किंतु डेटा को नष्ट नहीं करता है। मान लीजिए कंपनी ने किसी को लेटर भेजा किसी आयोजन के संबंध में, और क्या करता है हैकर्स जो है एट ए टाइम आयोजन की डेट और वेन्यू को केवल चेंज कर देता है। तो कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा? जो उसके अतिथि होंगे, जो गेस्ट होंगे, वो उस वेन्यू और उस डेट में ना जाकर किसी अन्य डेट और वेन्यू को नोट करेंगे, उसे नुकसान होगा। इसी तरह से कोई लेख, किसी को कोई पत्र भेजा गया है, सरकारी या गैर सरकारी है, उसमें आंशिक रूप से बदलाव कर दिया जाए या पूरा का पूरा पत्र बदल दिया जाए, बट उसे नष्ट ना किया जाए, तो इसको डेटा डिडलिंग का अपराध कहते हैं। और इसके लिए आईटी एक्ट 2000 में सजा का प्रावधान है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे साइबर अपराध के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। वेब जैकिंग क्या है? वेब जैकिंग में हैकर्स किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लेता है तथा वेबसाइट के मालिक या कंपनी से उस वेबसाइट को मुक्त करने के लिए फिरौती मांगता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक हैकर्स है और किसी कंपनी की या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, चाहे वो सरकारी हो या कोई भी हो, उसको हैक कर लेता है और हैक करके उसे हानि पहुंचाने की धमकी दे करके उससे मुक्त करने के लिए उससे फिरौती के रूप में धन मांगता है, तो ये वेब जैकिंग का अपराध कहा जाएगा और आईटी एक्ट 2000 के तहत दंडनीय है। वेब डिफेंसमेंट क्या है? वेब डिफेंसमेंट, इसके माध्यम से हैकर्स किसी वेबसाइट के होम पेज को हटाकर उसकी जगह पर दूसरा पेज प्रवेशित करा देता है। यानी किसी कंपनी या व्यक्ति या उपक्रम की साइट से जो उसका होम पेज है उसको हटाकर उसकी जगह दूसरा पेज अगर प्रवेशित करा दिया जाता है तो वेब डिफेंसमेंट कहा जाएगा। पोर्नोग्राफी, इस शब्द से परिचित होंगे आप। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से यौन उत्तेजना पैदा करने वाले यौन कृत्यों का प्रचार प्रसार करना ही पोर्नोग्राफी कहलाता है, जो कि एक गंभीर साइबर अपराध है और दंडनीय है। साइबर आतंकवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आजीवन कारावास तक की सजा है। अगर कोई भी हैकर्स जो है कंप्यूटर के माध्यम से किसी सैन्य प्रतिष्ठान या बिजली संयंत्र, चूंकि ये पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर है, या हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली आदि पर हमला करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, तो फिर ये साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आएगा और इसके लिए जो है आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान आईटी एक्ट में किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे हैकिंग का अपराध क्या है, जो कि साइबर क्राइम के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अपराध माना जाता है और इसी के माध्यम से अन्य अपराध भी होते हैं। तो हैकिंग, जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए आपके कंप्यूटर नेटवर्क तथा सर्वर आदि में तकनीकी या सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिस्टम को अपने अनुसार मॉडिफाइड कर डाटा चुराता है या नष्ट कर देता है या उसमें संशोधन कर देता है। डाटा चुराता है, नष्ट कर देता है या उसमें संशोधन कर देता है, तो ये प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है और जिस व्यक्ति द्वारा इस तकनीकी को अंजाम दिया जाता है उसे हैकर कहते हैं। अर्थात हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति की निजी जानकारियों में बिना अनुमति के दखल देता है और ये अपराध आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 यानी सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 43A और 66 के तहत दंडनीय है, जिसके अंतर्गत 3 साल तक का कारावास या 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो इसको नोट करिएगा, महत्वपूर्ण है। आइए अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे साइबर क्राइम के ये और भी अपराध हैं, जैसे ईमेल बमबाजी,
अब आ गया अगर ईमेल बमबाजी क्या है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी के ईमेल अकाउंट में अगर कोई व्यक्ति बल्क में, मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में ईमेल अगर एक साथ भेज देगा, तो या तो उसका ईमेल अकाउंट ध्वस्त हो जाएगा या वो जो काम कर रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो एक साथ किसी के अकाउंट में, ईमेल खाते में बल्क में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ईमेल को भेज देना ईमेल बमबाजी के अंतर्गत आता है। नोट कर लीजिएगा, ईमेल बमबाजी यदि किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति या कंपनी के ईमेल खाते में उसे क्षति पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में ईमेल भेजता है, जिससे कि उसका ईमेल खाता ध्वस्त हो जाए या उसके द्वारा किया गया कार्य प्रभावित हो, तो ईमेल बमबाजी के अंतर्गत यह अपराध आता है। वायरस या वार्म आक्रमण पूछा जाता है कि कंप्यूटर वायरस क्या है, तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। वायरस या वार्म आक्रमण, वायरस एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजकर उससे सूचनाएं चोरी करने के लिए या कंप्यूटर संचालन प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता है। की लॉगर्स क्या है ये भी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके तहत होता क्या है कि एक व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर के किसी दूसरे के, चाहे वो फेसबुक अकाउंट हो या ईमेल अकाउंट हो या अन्य कोई अकाउंट हो, उसमें लॉगिन करने का प्रयत्न करता है, तो इसको की लॉगर्स का अपराध कहते हैं। यह एक ऐसा अपराध है जो कंप्यूटर की वेबसाइट पर किया जाता है। इसके द्वारा अनाधिकृत व्यक्ति, यानी जो अथराइज्ड पर्सन नहीं है, वह किसी दूसरे के, चाहे फेसबुक अकाउंट हो या मेल अकाउंट हो, में लॉगिन करने का प्रयत्न करता है, तो इसे की लॉगर्स का साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे साइबर बुलिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान दीजिएगा। साइबर बुलिंग का मतलब क्या है? इसके अंतर्गत शिकार बनाते हैं जो साइबर अपराधी हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं, वो खास करके छोटे बच्चे और किशोर को बनाते हैं, जिनको ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करके या तो अपना कोई मनचाहा काम कराते हैं या उनसे धन ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग को ऑनलाइन रैंकिंग भी कहा जाता है। रैंकिंग से आप सब लोग परिचित हैं, और साइबर बुलिंग जो है ये ऑनलाइन रैंकिंग है, यानी किसी को टार्चर करना। इसका शिकार अधिकतर बच्चे और किशोर हो रहे हैं। इसके अंतर्गत किशोर बच्चों को अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजकर टार्चर किया जाता है या ब्लैकमेल किया जाता है, ताकि बच्चों से अपना काम निकलवाया जा सके। तो साइबर बुलिंग आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेगनोग्राफी, स्टेगनोग्राफी क्या है? किसी डाटा को दूसरी डाटा फाइल में छिपाकर भेजना स्टेगनोग्राफी कहलाता है, इसको नोट रखिएगा। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स एक अपराधिकृत अनअथराइज्ड प्रोग्राम है जो इस तरह से जारी किया जाता है कि बिल्कुल प्राधिकृत लगे। ये प्रोग्राम ज़्यादातर सर्वर को हैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सर्वर को अधिकार में ले लेता है और उससे सूचनाएं चोरी करके हैकर्स तक भेजता है अथवा सर्वर को ही क्रैश कर देता है। तो ट्रोजन हॉर्स के बारे में भी नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे और ये आज का इस क्लास का लास्ट पॉइंट है। ईमेल स्पूफिंग क्या है? यदि किसी व्यक्ति या संस्था को ईमेल के माध्यम से ठगने का अपराध किया जाता है, जैसे ईमेल से किसी के बैंक अकाउंट का डिटेल मांगना, पिन, एटीएम आदि के बारे में जानकारी मांगना, तो ये ईमेल स्पूफिंग कहा जाता है। यानी ईमेल के माध्यम से कोई पर्सन हो या संस्था कोई हो, उससे ठगने का अपराध किया जाता है, तो यह ईमेल स्पूफिंग कहलाता है। साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? सेम अपराध है, बट ये फ़ोन और मैसेज के जरिए किया जाता है। इसमें साइबर अपराधी तंग करने के लिए ऐसा कॉल करता है या संदेश भेजता है जिसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति से धन प्राप्त करना हो, जैसे फ़ोन पर बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि की जानकारी मांगना। तो ये साइबर स्टॉकिंग का अपराध है और IT एक्ट 2000 के तहत दंडनीय है। अच्छा, पहचान चोरी करना यानी किसी की आइडेंटिटी को चुराना, तो आइडेंटिटी में क्या क्या आता है? जैसे पासवर्ड चोरी करना, किसी के किसी भी अकाउंट का पासवर्ड चोरी करना, या किसी का OTP चोरी करना, हासिल कर लेना, या पिन हासिल कर लेना क्रेडिट डेबिट कार्ड का, या डिजिटल सिग्नेचर चोरी करना। अब ये कोई व्यक्ति या संस्था दोनों हो सकती है, तो इसको IT एक्ट की भाषा में पहचान चोरी करना कहते हैं। और ये IT एक्ट की धारा 43 और 66C के तहत दंडनीय है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है और 3 साल की सजा है, या दोनों भी हो सकता है। तो आज के क्लास में आपने साइबर क्राइम को डिटेल में देखा
और पूरी उम्मीद की जाती है कि दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपके काम आएगी। ये किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो नोट्स बनाइएगा और इसको जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।